नमस्कार, शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको उन हस्तियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। उन्होंने सिर्फ अपना नाम ही रोशन नहीं किया बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रलाल भारती जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं है, ये एक सरकारी सेवक भी है। ये अपर सहायक अभियंता है पीडब्ल्यूडी विभाग के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। कार्यक्रम के दर्शकों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें से पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्रलाल भारती जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, महज 26 वर्ष की आयु से इन्होंने सामाजिक कार्य की शुरुआत की थी और जो सोच इनकी थी कि सामाजिक सरोकारों के जो मुद्दे थे, इन विषयों पर इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। इन्होंने बालिका शिक्षा, सामाजिक समानता के विषयों को लेकर आगे बढ़े थे। लेकिन इनका जो सामाजिक कार्य करने की शुरुआत थी, इसका सबसे मुख्य मुद्दा जो था वो था दलित वर्ग का उत्थान, और इसी के साथ इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की है। वो कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जमाने के लिए जी। इसी के साथ इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की और हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं। तो सर, जैसे आपके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से आपकी जर्नी की यहाँ पे शुरुआत हुई, कैसे आपने कार्य करना समाज के लिए शुरू किया था। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है वो कहाँ से आती है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रलाल भारती है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड राज्य का रहने वाला हूँ। मेरा गृह जनपद उत्तरकाशी है और तहसील बड़कोट के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है बियाली बनाल, जो कि फॉरेस्ट डेंसिटी फॉरेस्ट के लिए फेमस है। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, एशिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है। और मैं ग्राम बियाली का रहने वाला हूँ और ये मेरा असली परिचय है। जी भारती, ये तो आपका परिचय है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैंने ये सोचा था कि आपको जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया है, भारत की भूमि में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आपको कई सम्मान दिए गए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उन सम्मान के विषय में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब वो लिस्ट मेरे सामने आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि उन सम्मानों के विषय में अगर आप ही दर्शकों को बताएं तो बेहतर होगा। हाँ, मैं आपका कहना बिल्कुल सही है। 1994 से मैं अपने गांव से मुख्यालय उत्तरकाशी गया और तब से लेकर अब तक लगभग मेरे को 27-28 साल कंटिन्यू हो गए मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ। प्राथमिक तौर पर सर्वप्रथम मैं वन विभाग में अपनी रोजी रोटी के तौर पर एक एज ए टाइपिस्ट फॉरेस्ट डिवीज़न में लगा उत्तरकाशी वन प्रभाग में। तो 3 साल मैंने वहाँ पर जब काम किया तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चूँकि घर से मैं इतना आर्थिक रूप से मतलब सक्षम नहीं था, मैंने अपनी पढ़ाई मात्र 12th तक की राजकीय इंटर कॉलेज गडोली से, और साइंस वर्ग का चूँकि मैं स्टूडेंट था तो इस पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं बीएससी करना चाहता था। लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे माँ जी पिताजी ने कहा कि हम आपको उत्तरकाशी, उस समय डिग्री कॉलेज सिर्फ उत्तरकाशी हुआ करता था, हम आपको पढ़ाई आगे नहीं करा पाएंगे। आप हमारे पास आर्थिक ये नहीं है, क्योंकि मेरी 5 बहनें थी और 2 हम भाई थे, एक मेरे से बड़े थे। तो इस वजह से मेरी एक तरह से कह सकते हैं कि मेरी पढ़ाई रुक गई। फिर मैंने ये सोचा कि पढ़ाई रुकनी तो नहीं चाहिए। फिर मैंने अपना अल्टरनेट कुछ सोचा। फिर मैंने बड़कोट, मेरा 21-22 किलोमीटर नज़दीक मेरे गांव से एक क्षेत्र पड़ता है, बड़कोट में आईटीआई थी। बड़कोट में मैंने स्टेनोग्राफी हिंदी से आईटीआई करने की मैंने सोची। आईटीआई मैंने इसलिए सोची, मुझे लगा कि अगर मैं स्टेनोग्राफी करता हूँ तो मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी जॉब करने। वहाँ आईटीआई का 1 साल लगभग आईटीआई जब मैंने की बड़कोट में, तो उस समय काफ़ी परेशानियाँ हुई। उस समय ये हुआ कि जब अपने गांव से मैं सिंगल एक बस चला करती थी जो राजगढ़ी जाती थी। 5-6 किलोमीटर पैदल उतरने के बाद, पहाड़ से उतरने के बाद हम पुजेली में आते थे। तो पुजेली से हम बस पकड़ते थे। तो हमेशा कभी कभी हज़ारों बार ऐसा हुआ कि जेब में पैसा नहीं होता था, तो हम बस में बैठ जाते थे और कभी छत पे बैठ जाते थे, कभी हम कंडक्टर से लड़ भी जाते थे पैसा न होने के कारण। कभी उनसे रिक्वेस्ट भी कर देते थे कि हम यार स्टूडेंट, हमें तो माफ़ कर दीजिए।
तो एक बार एक कंडक्टर ने मुझे कहा कि मुझे क्या मतलब जो और भी स्टूडेंट थे कि जब आप नौकरी लग जाओगे तो क्या तुम अपनी तनख्वाह मुझे भेजोगे जिसने ये गाड़ी लगा रखी है कि तो क्या हम फ्री में चलाएंगे। कभी हम बसों पे लटक के भी जाते थे, उस समय छोटी गाड़ियाँ नहीं चलती थी, टैक्सी वगैरह नहीं चलती, सिर्फ बस एक टीरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स की गाड़ियाँ चलती थी, उसमें हम आना जाना। मैक्सिमम समय ऐसा भी हुआ जब मैंने 22 दूनी 44 किलोमीटर पैदल घर से आया, बस निकल गई या जो भी कारण रहा तो मैं पैदल ही चल दिया। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचता था ITI में तो लेट हो जाती थी, तो 22 किलोमीटर पैदल, फिर शाम को 22 किलोमीटर वापसी, फिर पैदल 44 किलोमीटर पैदल मैंने मतलब अपनी शिक्षा के लिए एक दिन में मैं चला हूँ। और जब मैं बताऊं कि जब मैं इंटर कर रहा था राजकीय इंटर कॉलेज गडोली में, तो वहाँ एक हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे विश्वेश्वर प्रसाद गैरोला, तो वो मेरे आदर्श भी थे। उन्होंने सारे टीचरों से कह रखा था कि ये अगर थोड़ा लेट भी आता है, मैं कभी टाइम से नहीं पहुंचता था जी। स्कूल टाइम से इसलिए नहीं पहुंचता था क्योंकि सुबह में अपने खेतों में हल भी लगाता था और अब खेती बाड़ी भी करता था, हल भी लगाता था। तो मुझे सुबह 8 बजे तक खेतों में अपना काम किया, उसके बाद हल्का फुल्का हाथ मुंह धोया और उसके बाद सीधे भाग जाता था और स्कूल जाता था। और मैं अपने बारे में विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल जीरो हूँ। स्पोर्ट्स मुझे नहीं आता, कुछ भी कोई भी गेम मुझे नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि जो खेलने का जो समय होता मेरा वो उसमें निकल जाता था, मतलब स्कूल जाने में, स्कूल आने में। और यहाँ तक कि जो बच्चे इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, पास के गांव में रहते थे, वो मेरी कॉपी लेकर के मेरे से होमवर्क करवाते थे कि वो मैं उनसे कहता था कि आपका घर तो नज़दीक है, आप तो जल्दी जाते होंगे और जो भी टीचर काम देते हैं, गुरुजी लोग काम देते हैं, उनको आप तो जल्दी कर सकते हैं। मैं तो 4 बजे छुट्टी होती तो मैं 8 बजे रात को घर पहुंचता हूँ। 8 बजे मैं पहुंचने के बाद फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई, मेरा तो वैसे भी थक भी जाता हूँ और फिर भी मैं काम करता हूँ। तो कुछ टीचरों से मैंने गोपनीय बातें करते हुए अपने बच्चों को बताते थे कि कैसा पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उनका ये सुनता था मैं कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 7 घंटे, 24 घंटे में इतना पढ़ना चाहिए, अतिरिक्त पढ़ना ही चाहिए घर पे। तो मैंने क्या किया कि जैसे जो चैप्टर कल पढ़ाई जाना है, फिजिक्स का कोई चैप्टर कल पढ़ाई जाना है, तो उस चैप्टर को मैं आज पढ़ के जाता था पहले जी। तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, फिर टीचर पढ़ाता था, फिर आपको तो फिर वो थोड़ा सा रिवीजन हो जाता, फिर उन्हीं प्रश्नों का फिर रिवीजन जब होमवर्क घर पे करते वो एक ही वो चैप्टर की 3 बार रिवीजन हो जाता है। इस ढंग से मैंने अपना किया, तो इसलिए पढ़ाई में थोड़ा समय सब बच्चों से फर्स्ट ही आता था, सबसे ऊपर रहता था। तो पढ़ाई का इस ढंग से किया। और स्पोर्ट्स में मैं इसलिए पीछे रहा कि मैंने बताया कि मेरा आना जाना वक्त नहीं मिल पाता था। में आप सुबह आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप सुबह हल भी लगाते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते, तो आपको वक्त नहीं मिल पाया। भारती जी, यहाँ से ये तो आपकी शुरुआती दौर था कि आपने किन कठिनाइयों के साथ अपनी शुरुआत की है, अपनी पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपने बहुत बेहतर कार्य किया। अब यहाँ से आता है कि वो सोच कहाँ से आई कि मुझे समाज सेवा भी करनी। इतनी कठिनाइयों के बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, कैसे? वो इसलिए हुआ कि मैं 1990 में मैंने 12th पास किया जी। तो बड़कोट डिवीज़न में एक पोस्ट निकली फॉरेस्ट गार्ड की जी। तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकली तो मैं इंटरव्यू वहाँ देने गया। उस समय बिल्कुल एकदम फ्रेश मुझे नॉलेज था, केमिस्ट्री और फिजिक्स मुझे इतनी अच्छी आती थी मैं आपको बता नहीं सकता है। मतलब उसका मैं मतलब एक तरह से मास्टर था, भले मैथ में थोड़ा सा वीक था मैं जी। लेकिन वहाँ जब हुआ तो सिंगल पोस्ट पे वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, लिखित परीक्षा हुई, तो लिखित परीक्षा में मैं वहाँ टॉपेस्टर रहा, सब टॉप किया मैंने। उसके बाद 25 किलोमीटर की रेस 10 किलो बजरी पीठ में रख के करनी थी जी। तो उसमें भी मैं फर्स्ट आया। फर्स्ट में इसलिए आया क्योंकि मैं 22 किलोमीटर 44 किलोमीटर जो पैदल चलने वाला जो व्यक्ति है उसको फर्स्ट आने उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं उसको बड़कोट से लेकर डिवीज़न ऑफिस से नौगांव सौली तक का, सौली से फिर वापस बड़कोट तक जो है 22 मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर 10 किलो बजरी पीठ पे लाद के मतलब मैं अपने आना चल पड़ा और मैं उसमें फर्स्ट आ गया। जब इंटरव्यू हुआ तो एक डीएफओ इंदर सिंह नाम था उनका, डीएफओ वो इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने से मेरे जब पेपर उसने मेरी कॉपी पलटी तो मैंने उसमें कुछ पर्यावरण पे कुछ लिखा था, तो वो
उन्होंने कहा कि आपने जो ये पर्यावरण पे जो निबंध लिखा है, इतने सारे आपने इसमें केमिस्ट्री के सूत्र इसमें डाल दिए, पर्यावरण संतुलन क्या होता है, ये सारे फैक्टर आपने डाल दिए, ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद कैसी हैं? तो मैंने कहा सर जितना याद है। तो एक प्रश्न उससे उन्होंने मुझे पूछा कि आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानते हैं? तो जो भी लड़के इंटरव्यू अंदर बाहर जा रहे थे, तो वो हर आदमी से, हर स्टूडेंट से इस प्रश्न को पूछ रहे थे जी। तो मुझे इससे पहले कुछ पता नहीं था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन था। हमारे बीच में एक दो लड़के थे, MA BEd थे लड़के, तो उन्होंने बाहर डिस्कशन हुआ, उन्होंने पूछा कि, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई कौन थे ये? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भारतीय संविधान लिखा हुआ है और विद्वान आदमी है। इतना मोटा मोटा उन्होंने मुझे बताया। मैं अंदर गया, ये सारी बातें पूछी, तो उन्होंने मेरे से भी ये प्रश्न और अन्य प्रश्नों के साथ ये भी प्रश्न था। तो मैंने कहा सर उन्होंने भारतीय संविधान लिखा है और वो बहुत विद्वान आदमी इतना। फिर मेरे दिमाग में आया कि जिस व्यक्ति के बारे में बार बार हर व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा जा रहा, ये व्यक्ति है कौन? जी। हमारे ज़माने में न तो मोबाइल थे, न उस वक्त मीडिया था, कुछ भी नहीं। 1990 की मैं बात बता रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू में जो भी हुआ, मेरा सिलेक्शन तो खैर नहीं हुआ उसमें, उसका कुछ विभागीय उन्होंने अपना आदमी रख लिया, जो भी था। लेकिन DFO ने मुझे एक बात कही थी, DFO साहब ने, कि मिस्टर CL भारती जी, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। मैंने कहा जी सर, कि आपको MBBS की पढ़ाई करनी चाहिए। आपका जो मैं पेपर जो मैंने पढ़ा है आपकी कॉपी, तो आपको MBBS आप एक झटके में निकाल देंगे। उस समय CPMT के नाम से हुआ करते थे, उस समय उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं था। तो CPMT, तो मैंने उनकी बात सुनी और मुझे सब कुछ पता था जी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर जिस आदमी के पास बड़कोट आने का किराया नहीं है, उस आदमी को नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप CPMT या वो MBBS करने आप जो है मेरठ चले जाइए, तो ये तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मेरी आर्थिकी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं, जो व्यक्ति BSc नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे CPMT कैसे कर लेगा? तो वहाँ पे मैंने फिर उस हिसाब से मैं उत्तरकाशी गया। उसके बाद उत्तरकाशी जाने के बाद मैं फॉरेस्ट डिवीजन में एज ए टाइपिस्ट लगा कुछ समय के लिए, 3 साल में उसमें रहा। उसके बाद मैं अपनी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता रहा, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया, अपना प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन किया, क्योंकि शिक्षा की मुझे बहुत भूख थी। और शिक्षा, मैं समझता हूँ शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो धाड़ेगा पक्का, बिल्कुल वो बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति जिसको कमरे के अंदर क्लास में जिसको पढ़ने नहीं दिया जाता, क्लास में दरवाजे पे बिठाया जा रहा, और वो व्यक्ति जब इतना पढ़ गया, सारे मतलब विदेशों में MS की डिग्री पता नहीं 32 डिग्रियां उनके पास, PhD सबसे बड़ी डिग्री भारत में PhD मानी जाती है, तो वो सब उनके पास है। और पता नहीं कितने सब्जेक्ट में PhD है, BSc है, DSc है। तो हमको भी अपनी शिक्षा आगे करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये बात चलती है, आज भी मैं यही बात सोचता हूँ। तो मतलब वहाँ से क्या आपकी जो दलित वर्ग को लेके आपकी सामाजिक कार्य करने की शुरुआत थी क्या? शुरुआत क्योंकि जब मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जब पढ़ा, उनके बारे में शोध किया, उनके कुछ पुस्तकें पढ़ी, तो मेरे जीवन में अजीब सा उथल पुथल मच गया कि उनके साथ जो जातीय भेदभाव जो हुए थे, और मिलते जुलते हमारे साथ भी होते थे, खैर हमारे साथ ऐसी बातें नहीं हुई। जो हम अपने बच्चों को जो बताएंगे वो फिर वो चीज़ फिर ट्रांसफ़र होती रहती है। मैं अपने बच्चे को बता रहा हूँ, अब मेरा बच्चा अपने बच्चे को बता रहा। तो ये जो सामाजिक जो कुरीतियाँ, ये हमें, मेरा इसमें ये कहना है कि हमें इन चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए, बस जहाँ तक है जहाँ उसको वहीं ख़त्म करो, क्योंकि समाज आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश के साथ साथ इस समाज को, जो पिछड़ा समाज हमारा दलित समाज है, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सरकार को भी करना है, समाज। और मैं कहता हूँ छुआछूत भेदभाव ये खत्म तब तक नहीं हो सकता जब तक सामान्य समाज इसको खत्म नहीं करना चाहेगा। कोई दलित चाहेगा कि इसको, दलित तो चाहेगा कि खत्म हो, लेकिन हमारे चाहने से क्या हो जाएगा? जब तक सामान्य समाज उस बात को खत्म नहीं करेगा, तब तक किसी के चाहने, हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये जब तक ब्रॉड माइंड जो है सामान्य समाज हमारा रखेगा। और आज मैं समझ रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हो गया है। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं उच्च वर्ग के,
जिन जो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। तो भारती, जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी, तो जो आपने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने की शुरुआत की, दलित वर्ग के लिए कार्य, किस किस तरह के कार्य आपने यहाँ पे समाज में आके लोगों के साथ किए हैं? हाँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि जैसे पहले मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, या फेसबुक नहीं था, या व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो मैं क्या करता था, जनपद उत्तरकाशी जब मैंने अपनी दलित हित के लिए सामाजिक कार्यों की जब शुरुआत की, तो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है सेक्टर में बांट दिया जी। सेक्टर में मतलब 20 परिवार या 20 घरे मतलब अपने दिमाग में बिठा ले कि 20 घर को मैंने आज कवर करना है। 5 बजे नौकरी करने के बाद मैं 8-10 लोग अपने साथ करता था और डोर टू डोर जाता था और लोगों को जागरूक करता था उनके अधिकारों के लिए, या मतलब आपके क्या अधिकार है, हमारे जो भारतीय संविधान उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे क्या उसमें जो है। तो मैंने ये देखा है कि हमारे समाज में ज़्यादातर गरीबी से लोग ग्रसित हैं और शिक्षा से वंचित हैं। तो शिक्षा में मैं चाहता हूँ कि मेरा, अगर हम कम पढ़ लिख गए उस समय या जो भी परिस्थितियाँ रही होगी, तो मैं आज की डेट में ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे और अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करे, ये मैं चाहता हूँ। तो मैंने ये किया है कि अब तक 1250 लगभग मैंने केस जो है SC ST के या मतलब सामान्य समाज के भी उसमें है जो पीड़ित हों, ये मैंने डील किए हैं और इनमें मुझे सफलता भी मिली है। कई बच्चे ऐसे हैं जो आज की डेट में कुछ मेरे जो जिनको मैंने सपोर्ट किया, वो कुछ लड़के डॉक्टर भी बन गए, कोई लड़के PPS पुलिस में निकल गए, कुछ लड़के टीचर बन गए हैं, कुछ जो है वकील बन गए हैं, उनके पास फीस नहीं होती थी। यह तो मैं आज की डेट में भी उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब आर्थिक सहायता आपके द्वारा दी जाती है? आर्थिक सहायता मैं अपने इंडिविजुअल, मेरा कोई NGO नहीं, मेरा कुछ वो नहीं है जी। हाँ, मेरा एक अब जो है 2016 से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आवाज़ नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप का है। उसमें मेरे काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, कार्मिक भी हैं, सभी लोग उसमें हैं। तो जब मुझे लगता है कि किसी की हेल्प करनी चाहिए, मेरे पास अपीलें आती रहती है, तो उसमें मैं जो अपील करता हूँ, तो उसमें क्राउड फंड में करता हूँ सारे लोग। लेकिन उस फंड की एक मैं विशेषता ये है कि जिसकी मदद करनी होती है, मैं अपना अकाउंट नंबर कभी शेयर नहीं करता। जिसको ज़रूरत है जी बिल्कुल, मैं उसका अकाउंट नंबर मतलब ले करके डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा डलवाता हूँ, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, किसी को ये आरोप ना लगा सके कि भाई आपने पैसा इतना लिया, किसको दिया, क्या दिया। तो वो मैं उस चीज़ को मैं सूचीबद्ध करता रहता हूँ। और इस प्रकार से लगभग 700-800 बच्चे ऐसे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। और मैं कभी शादी ब्याह में उनसे मिलता हूँ तो बहुत सारे, एक बार तो एक ऐसा भी घटनाक्रम हुआ, मैं शादी में गया तो 10-12 लड़के पुलिस के अफसर बने हुए थे, आए मेरे को पैर छू के प्रणाम कर लिया। मैं घबरा सा गया, मैंने ये लोग कौन है? तो वो आए तो कहने लगे, मैंने कहा भाई आप लोग कौन हैं? कि सर आप हमको नहीं पहचान रहे। मैंने कहा आप कौन हैं? कि सर आपने हमको हेल्प किया और आपने पढ़ाया और ये किया। तो ऐसे जब कार्य होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। भारती जी, मैंने देखा है कि आपने कई जो बालिकाएं हैं उनका आर्थिक रूप से सहयोग किया है, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया, कई जो बालिकाओं के साथ मिस हैपनिंग होती है उस क्षेत्र में भी आपने बहुत कार्य किया। आज हमारे दर्शकों को बताएं कि किस किस तरह के केस आपके सामने आए, कैसे आपने उनको आगे डील किया। आर्थिक रूप की जहाँ तक आपने बात की है, जो अनुसूचित जाति की या जनजाति की जो बालिकाएं हैं, अगर उनका कोई रेप होता है तो कानूनी सहायता सरकार करती है, ठीक है, लेकिन उनको आर्थिक रूप से भी उनको मजबूत करना चाहिए। अब जिनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है, कोर्ट में जाने के लिए पैसा नहीं है, या तो उनको जो है फिर इनिशियल एकदम से उनकी कौन मदद करेगा। तो इन मामलों में मैं क्या करता हूँ कि मैं उन बच्चियों से संपर्क करके तत्काल उनका अकाउंट नंबर लेकर के उनको सबसे पहले आर्थिक वो करने की कोशिश करता हूँ। तो लगभग एक बच्ची को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे एकदम से मैं उनको करवा देता हूँ, करवाए हैं मैंने। लेकिन सरकार की तरफ जो SC ST की बालिकाएं हैं उनके लिए तो अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज कल्याण विभाग जो है उनको पैसा देता है। लोगों को उस चीज़ की जानकारियाँ नहीं है लेकिन वो जो भी GOs हैं उसके वो मैंने सारे बंटवाए हैं और सब जगह कैंप भी मैंने लगवाए हैं। अवेयरनेस का कार्य भी आप यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कार्य किया है। और उसमें क्या होता है कि उसमें धाराएं जो होती है, पोक्सो की जो धारा है, कौन सी धारा लगी है, तो उस हिसाब से पैसा मिलता है। 5 से 10 लाख के बीच उसमें अमाउंट मिलता है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। सर, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब भी आप कोई बेहतर कार्य करते हैं, समाज को लेके कोई कार्य करते हैं, तो चुनौतियाँ बहुत सारी आती है। आपके सामने कभी कोई ऐसा क्षण आया जो आपको ऐसा लगा हो कि बहुत मुश्किल है काम करना, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, एक ऐसी भावना पैदा हुई हो?
ऐसा हुआ कि मैं मध्य प्रदेश से मैंने जो है लगभग मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, भारतीय संविधान की लगभग पूरी एक मेरी गाड़ी भर गई थी, मध्य प्रदेश से मैंने मंगाई और अपनी पूरी हाँ किताबों से भारतीय संविधान से भर करके मैंने अपने पहाड़ की यात्रा पे मैं निकल गया देहरादून से। और मैंने अपने वो बनाए, मतलब कि मैं डामटा में रुकूंगा, मैं बड़कोट में रुकूंगा, मैं नौगांव में रुकूंगा, मैं किस गांव में जाऊंगा, इस प्रकार से मैंने अपने स्टॉप बनाए। हाँ, स्टॉप बनाए, दिमाग में प्लान किया, 1-2 लोग और साथ में लिए। तो मैं जाता हूँ तो मेरे स्वागत के लोग, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और मैंने वो 22 किलोमीटर पैदल चल करके मैंने खच्चरों के ऊपर भारतीय संविधान को ढोया है और मैंने घर घर तक जो है मैंने वो पहुंचाया है और लोगों को बोला इसको पढ़ो, इसमें ये हमारी जिस प्रकार से हिंदू धर्म में आप लोग गीता मानते हैं, भारतीय संविधान पूरा देश इससे चलता है, ये गीता ही है हमारी। मतलब भारतीय संविधान को ज्यादा समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सारे मतलब जो भी इसमें जो तंत्र है, जो पूरा देश का जो तंत्र है वो संविधान से चलता है। जी बिल्कुल, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो फिर हम कुछ नहीं। मैं इंजीनियरिंग कर लिए, इंजीनियरिंग करके मैं बिल्डिंग बना दूंगा, मैं रोड बना दूंगा, पुल बना दूंगा, या जो भी करना होगा, सड़क काट दूंगा, पहाड़ काटूंगा, लेकिन कानून तो नहीं चला पा रहा हूँ। जब कानून तो कानून के हिसाब से चलता है ना। अभी जब मैंने ये सारे काम किए, इतने बच्चे बीएड करवा दिए, इतने एमएड करवा दिए, इतने एलएलबी करा दी, इतने लड़के पीसीएस में निकाल दिए, मतलब सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे ये पता भी नहीं था कि पुरस्कार भी मिलता है जी। ये मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें भी होती है। तो ऐसे सामाजिक जो संस्थान है, बड़े बड़े राष्ट्रीय भारत रत्न अवार्ड से आप सम्मानित हैं। हमारे साथ जो हस्ती बैठी है ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है। मैं जानना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत में प्रश्न किया था कि कौन कौन से सम्मान आपको यहाँ पर दिए गए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो इस समय आपने सही कहा कि सबसे पहले सबसे बड़ा जो भारत का जो सम्मान है, राष्ट्रीय भारत रत्न, मुझे 2025 में मिला है और ये गोल्ड प्लेटेड प्रमाण पत्र मेरे पास है। और इस वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन के द्वारा मुझे पीस एम्बेसडर की उपाधि से और डॉक्टरेट के साथ मुझे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने मुझे डॉक्टरेट भी दिया है। डॉक्टरेट के साथ उन्होंने मुझे पीस एम्बेसडर की उपाधि भी दी है और उसके साथ मुझे पीस एम्बेसडर भी बनाया है। और इस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी मुझे अपने देश का मेंबर बनाया, ह्यूमन राइट यूनाइटेड स्टेट का मुझे मेंबर बनाया है। अभी 31 मार्च को दुबई में ये कार्यक्रम होने वाला, वहाँ भी सरकार मुझे, वहाँ की सरकार मुझे पुरस्कृत करने जा रही है और मुझे ये मेंबरशिप भी वहाँ पे देगी। और जैसा कि 2024 में मुझे जो है मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने थाईलैंड बुला करके पटाया में मुझे ग्लोबल आइकन से सम्मानित किया और मेरा 5 दिन का टूर था और उस संस्था ने मुझे बाई ईयर ले जाना सब संस्था ने किया है और सारा अरेंजमेंट उन्हीं का था। वहाँ रुकना जो भी है, वहाँ कार्यक्रम था, तो वहाँ के लोगों से मिलना वाकई बहुत अच्छा लगता है। जब अपनी देश, जब मैं थाईलैंड से लौटा 1 हफ्ते बाद, तो मेरे सम्मान के लिए लोग दिल्ली में भी खड़े थे और जब मैं हरिद्वार पहुंचता था, हरिद्वार की सीमा पे भी कुछ लोग मेरे सम्मान के लिए खड़े थे। बहुत सारे मीडिया के लोग भी थे, अच्छा लगा। उत्तराखंड पहुंचा, यहाँ अपनी धरती है, यहाँ भी लोग मिलते जुलते हैं। जब आप सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, आप सरकारी सेवा भी कर रहे हैं, परिवार को, समाज सेवा को, जॉब को, इन सब को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है? परिवार का सहयोग किस तरह आपको मिलता है, सपोर्ट कैसा रहता है? परिवार का सहयोग रहता है, लेकिन कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उसका पति फालतू की समाज सेवा करे, मतलब अक्सर यही होता है। लेकिन सम्मान देने के, जब इतने सारे सम्मान मिले होंगे तब वो समाज सेवा फालतू नहीं लगी होगी शायद। हाँ, फिर तो लगता है, क्योंकि जब शुरुआत में प्रथम पुरस्कार मुझे 2023 में मिला था, उत्तरकाशी गौरव सम्मान मिला था, तो मेरे समाज के लोगों ने यही प्रश्न, उसमें बहुत सारे लोग खुश हुए, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न भी उठाया कि यार ये चंद्रलाल भारती ने ऐसा क्या कर दिया, इसको जो है पूरे जनपद का गौरव इसको कह दिया, सम्मान दे दिया। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आप लोगों को पता है, और मैं
चाहूँ तो अच्छा प्लॉट खरीद सकता हूँ, बहुत बड़ा बिल्डिंग अपने लिए बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरी अपने न कोई बिल्डिंग है ना मेरा कोई प्लॉट है। जी ये जो बच्चे कोई बड़े बड़े अफसर बन हाँ गए, बड़े बड़े ये बने हुए, तो ये मेरे प्लॉट है, मेरे मकान यही है, मेरे कुछ नहीं है वो, मेरे न रिश्तेदार ने कुछ नहीं लगते मेरे वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में हमारा देश आगे बढ़े, और विशेषकर जो समाज ऐसा रहा है, मतलब विशेषकर आर्थिक रूप से जो उनको मेरा फोकस उन पे जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे बढ़े, और शिक्षा में तो बिल्कुल आगे रहना ही चाहिए। शिक्षा, मैंने जैसे पहले भी बोला है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो शिक्षा इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। डॉक्टर साहब, आप अपने क्षेत्र में इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे आर्थिक सहायता दे रहे हैं, उनका समाज कल्याण यहाँ पर भी करवा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग को मोटिवेट करते हैं, क्या लोग चीज़ों को समझना चाहते हैं? क्योंकि सब कहते हैं ना, अगर आपको सहायता चाहिए तो पहले आप खुद इस लायक बने कि आप खुद की सहायता कर सकें। तो क्या लोग चीज़ों को समझ पाते हैं, वो मोटिवेट हो पाते हैं? जितनों की मैंने मदद की ऐसा नहीं है, जितने भी सहायता किसी भी प्रकार से की होगी, तो वो लोग बेचारे बहुत मतलब उसका एहसान भी रखते हैं, और वो ज़िंदगी भर याद भी रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, मैंने ये समाज में देखा है कि अगर मैं पीड़ित हूँ तो मैं नेतागिरी के लिए आगे आ जाऊँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ, लेकिन अगर दूसरे के साथ हो गया फिर वो नहीं आता, फिर वो सोचता है कि मेरे मुझसे तो कोई मतलब नहीं है, उनका है वो जाने। मैं ये भावना नहीं रखता हूँ। जितना मुझे अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए करना चाहिए था, उतने मैं दूसरे के लिए करता हूँ। मतलब आपके लिए सारा जो समाज एक परिवार है। एक परिवार, इसलिए मेरे कार्य अलग हो जाते हैं। और संभवतः हो सकता अब तक मुझे 2 अंतर्राष्ट्रीय, 3 अंतर्राष्ट्रीय और 17 मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। हमें समाज के लिए काम करना है, और जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे सामान्य समाज के भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे वृद्ध हैं। मैंने विकलांग पेंशन लोगों की लगवाई, मैंने वृद्ध पेंशन लोगों की लगवाई। मैं जब गांव में जाता था तो मेरे पास एक बैग मेरा भर जाता था। सारे लोग आ गए, हमारे यहाँ नोटियालों को गांव है बगल में, वो आ जाते, बेटा मेरी पेंशन नहीं आ रही, किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी की सेंक्शन नहीं हो रही, किसी को कुछ नहीं हो रही। तो मैं उनको सारे कागज़ इकट्ठे करके लाता था, और मैं समाज कल्याण विभाग में जाता था। तो उसके बाद सारे मैंने उनको कागज़ देता था, और मैं सबकी लगाता। लगाने के बाद भी होता क्या, 6 महीने तक पेंशन नहीं आ रही, साल भर तक पेंशन नहीं आई, तब भी लोग मुझे कॉल करते हैं या संपर्क करते हैं, साहब मेरी पेंशन नहीं आई, मेरा ये। अरे मैंने कहा भाई मैं समाज कल्याण का कार्मिक नहीं हूँ, मैं समाज कल्याण में नौकरी थोड़ी करता हूँ, वो तो मेरा एक समाज वो है, मतलब शौक है एक तरह से। और मैं पीड़ित आदमी को ये नहीं चाहता हूँ कि मतलब कोई आदमी ऐसे रहे, कोई परेशान रहे। इससे मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ, जब कोई फंक्शन होता है, अगर किसी बच्चे को मैं देखता हूँ कि उसके पास बढ़िया कपड़े नहीं है, या अच्छे जूते नहीं है, या फटे पुराने कपड़े हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये इसलिए मानवता, हम जो है इंसान इस धरती पे आया तो ये मानवता कायम रहनी चाहिए। बाकी अपने बच्चों के लिए सभी करता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने बारे में यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर चंद्रलाल भारती जी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस तरह उन्होंने अपनी जर्नी की यहाँ पे शुरुआत की। दलित वर्ग के लिए उत्थान के कार्य करने से उन्होंने शुरुआत की थी, और उसके बाद जिस तरह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ये सिर्फ भारत का गौरव ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जो देश विदेश में भी अपना परचम लहरा चुका है। नमस्कार।